नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ आज के अपने अतिथि रंजय त्रिपाठी जी का स्वागत कर लेते हैं। रंजय जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। दर्शकों, इस समय चारों तरफ इजराइल की चर्चा है, फिलिस्तीन की भी चर्चा है, हमास की भी चर्चा है, मोसाद की भी चर्चा है। यानी कुल मिला के आज का वर्तमान, चाहे वो नैरेटिव्स में हो, चाहे मीडिया चैनल पे हो, हर जगह कहीं हमास है तो कोई मोसाद को लेके जी रहा है, कोई फिलिस्तीन के लिए कार्ड खेल रहा है, तो कहीं इजराइल का मामला चल रहा है। यानी वर्तमान में हर तरफ इस्लामी आतंकवाद है और उसका बर्बर चेहरा सामने दिखाई दे रहा है, जाने जा रही हैं। लेकिन किसी भी चीज को समझने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आज का वर्तमान किसी पुराने इतिहास पर ही खड़ा होता है। तो हम इजराइल और फिलिस्तीन की ये जो पूरी समस्या है, इसकी जरा रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। और रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम जरा इतिहास की तरफ चलेंगे और ये देखेंगे कि दरअसल मूल समस्या है क्या, जिसका वर्तमान आज इतना भयावह है। रंजय त्रिपाठी जी भी पेशे से इंजीनियर हैं, शिक्षा से भी इंजीनियर हैं। मैं अपना भी तकनीकी का विद्यार्थी रहा हूं। तो रंजय भाई, कहते हैं ना कि किसी चीज को अगर ठीक से समझना हो तो उसका पुर्जा पुर्जा खोल के अलग कर दो, रिवर्स इंजीनियरिंग कर दो। तो आइए जरा दर्शकों के सामने हम इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या का रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। क्या है ये, क्या इतिहास है? क्या अचानक 24-48 घंटे या 24-12 महीने में ये सारी समस्या आ गई? 100-50 साल में ये समस्या हो गई या कुछ इसके पहले भी था? क्या मामला क्या है? जरा इतिहास की यात्रा कराइए। जी, तो मामला जो है ये एक्चुअली आप देखें तो हर न्यूज़ चैनल हो या और भी जो तमाम लेख भी पढ़ने को मैंने पीछे कुछ पढ़े हैं, उनमें लोग सब पिछले 100 साल की बात बता रहे हैं। ये 100 साल पुराना नहीं है, सब लोग यही कर रहे हैं। 1948 में एक देश बन गया इज़राइल, और जो कि अरबों की ज़मीन पे बना, जो कि फिलिस्तीनी अरब थे, उनकी ज़मीन पे एक देश बना के दे दिया, और उसको धीरे-धीरे इज़राइल ने इतना बड़ा कब्ज़ा कर लिया, वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उसकी लड़ाई, मतलब इस टाइप की कहानी। और ये सारा का सारा नैरेटिव जो है ना, ये कम्युनिस्टों का है, जो कि हमेशा आधे पे चलते हैं। वो कभी भी पूरे सत्य पे बात नहीं करते हैं। आधा हम्म। कहीं से अपने सुविधा अनुसार काटते हैं और उसके बाद वो अटैक कर देते हैं। मतलब एक तरह से मान के चलें तो अगर ये मंदिर में चप्पल चोरी करने जाए कम्युनिस्ट, तो एक चप्पल चुराएंगे, क्योंकि उनका होगा कि आपको परेशान करना। तो अब एक चप्पल आपकी चोरी हो गई तो दूसर का लेके क्या करेंगे घर जा करके? तो दूसरी भी छोड़ आएंगे आप ना। तो मतलब आप गए पूरे से। तो अगर उसी तरह से अगर आधे इतिहास पे कर दी जाए तो आपको इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि अरे आधा इतिहास मतलब यही गड़बड़ होगा, यहीं से गड़बड़ होगी, यही सब गड़बड़ है, चलो छोड़ो आगे। तो ये बहुत बड़े बेईमान होते हैं जो तथाकथित हमारे कम्युनिस्ट और ये बुद्धिजीवी और तमाम जो ये लोग हैं। तो लेकिन सत्य तो छुपता नहीं है ना। सत्य पे आप जैसे ही खोदोगे तो सत्य एकदम बिल्कुल कागज एकदम खुलता चला जाता है। तो इस तरह से जब हम लोग तो साइंस वाले हैं ना। सो साइंस में तो मशहूर है ना कि नो प्रैक्टिकल इज पॉसिबल विदाउट अ थ्योरी, एंड यू हैव टू प्रूव एवरी थ्योरी बाय ए प्रैक्टिकल। तो हम तो दोनों तरफ से प्रूव करके आते हैं। थ्योरी ठीक प्रूव है। करेंगे, प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे। तो ये बात आज की नहीं है, बात जाती है जब ये बिफोर क्राइस्ट, मतलब अगर देखा जाए तो अगर हम सनातन की बात अगर छोड़ दें इस बीच में, तो अगर हम देखा जाए तो ज्यूज, क्रिश्चियन एंड इस्लाम तीनों में देखा जाए तो सबसे पहले ज्यूज आए थे, ज्यूज थे, फिर क्रिश्चियन आए, और क्रिश्चियन आए ज्यूज के लगभग 2500 साल के बाद। तो बहुत पुरानी इतिहास है ज्यूज का। और जिस एरिया को लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे इजराइल का देश बनाया गया है, एक्चुअल में वो इजराइल का ही, वो यहूदियों का ही जगह था, ये वहीं की सभ्यता है। और उस जमाने में 2500 साल पहले भी उनकी राजधानी जेरूसलम ही हुआ करती थी। ये जेरूसलम अभी की राजधानी नहीं है कि जबरदस्ती की जेरूसलम को खींच रहा है। ये तो उस जमाने में जब इजराइल का जो ज्यूज का जो राज था, उस समय से ही ये जेरूसलम वहां की राजधानी थी। तो वो लोग थे बड़े पढ़ाई लिखाई, डेवलपमेंट, इन सब मामलों में। तो अगर देखा जाए तो अगर जिंक का एक्सट्रैक्शन अगर कहीं पे हुआ था तो विश्व में सबसे पहले भारत में हुआ था। इट इज अ वेरी हार्ड प्रोसेस, जिंक को एक्सट्रैक्ट करना। वो या तो यहां पे किया था या वो ज्यूज ने किया था, बाकी विश्व में किसी ने नहीं किया था। हम्म। कॉपर, ओर में से कॉपर, आयरन, ये सब भी निकालने का काम उन्होंने चालू कर दिया था और वो बना रहे थे। तो एक तरह से वो जो एरिया था
वो बहुत ज्यादा ज्यूज ने डेवलप कर रखा था और उनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी थी। भारत एक तो एजुकेशन में, भारत या फिर वो एरिया भी हुआ करता था एजुकेशन के लिए। तो क्या हुआ कि जब आप इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई और इन सब चीजों में जुड़ जाते हैं तो एक जो मार कुटाई वाली चीज, उससे आप अनभिज्ञ रहते हैं। तो सबसे पहला उनके ऊपर में तो आक्रमण किया बेबीलोनियन सभ्यता वालों ने, जिनको बेबीलोनियन सभ्यता बोला जाता है। तो बेबीलोनियन शासक ने किया, तो जब अचानक से उनके ऊपर में हमला हुआ तो इनको भागना पड़ा। ये उठ के कई कई बहुत सारे जो है वहां से भागे और अलग अलग जगहों पे चले गए। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी को मार के भगाते हैं, आज की डेट में पाकिस्तान से भी मार के भगाते हैं तो 0.5% हिंदू अभी भी है ना, तब भी बहुत सारे जीव वहां पे रह गए थे। तो उन्होंने फिर अपना चालू किया। तो उसके बाद जो है वहां पे आपका आ गया नेक्स्ट जो है, ये चलते रहे और वहां पे आपका मतलब जो ज्यूजी थे, और ये ईसा मसीह की भी वहीं पैदा हुए ना, क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट जो जैसे हिंदुत्व में से बुद्धिज्म निकला, उसी तरह से ज्यूज में से ही पैदा हुए जीसस क्राइस्ट, और वो एक अपनी मान्यता के अनुसार में उन्होंने ईसाई धर्म मतलब क्रिश्चियनिटी फैलाया। और उसको लेकर के भाई हिंदुओं में क्या हुआ, हिंदू ने मतलब सनातन से जो बुद्ध को कोई किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है भैया आप धर्म अपना पंथ बना रहे हो बनाओ, हमको क्या उससे लेना देना, आप ही मर्जी बनाओ। लेकिन ऐसा नहीं रहा ज्यूज में, उन्होंने जो है इसी जीसस क्राइस्ट को उसी जेरूसलम में मार दिया, जो सूली पे लटका दिया, जो कील ठोक करके, जो टी क्रॉस होता है उसमें जो फोटो जगह मंदिर है, तो वहां पे वो उनको लटका दिया। तो लेकिन क्या हुआ कि जब ये जीसस क्राइस्ट का जो क्रिश्चियनिज्म है बहुत तेज फैला, और सबसे पहले ये फैला इटली रोम की तरफ पे, और ये फैलते 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 पूरे यूरोप में जो है वो क्रिश्चियनिटी आ गई। जब क्रिश्चियनिटी फैल के बहुत बड़ी हुई तो फिर रोमन एम्पायर ने इजराइल पे फिर आक्रमण किया और पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और जेरूसलम में जहां पे जो सबसे बड़ी उनकी पवित्र जगह है यहूदियों की, वहां पे जो इनकी जो सिनेगोग हुआ करता था, उस जगह को तोड़ दिया, तोड़ फोड़ के एकदम बराबर खत्म कर दिया, खाली दीवारें बची वहां पे, रोमन एम्पायर ने ले लिया। अब वहीं पे ही जो है, वहां पे उन्होंने रोमन एम्पायर ने एक ये भी बना दिया, क्या बोलते हैं आपका, चर्च भी बना दिया। वो आसपास का ही है, मतलब 7-8 किलोमीटर का ही अंतर, उससे ज्यादा का अंतर नहीं उस एरिया में। चलिए अब आगे बढ़े। तो इस तरह से क्लैश चलते रहे। फिर आया इस्लाम, ये भी इब्राहिमिक लिखना उसी पीढ़ी से ही आ रहा है। इब्राहिम और इब्राहिम, आई और ए का अंतर है, वहीं से ये भी निकले। अब वहां से ये निकल के आए तो जब इनके जो पैगंबर आए, जो कि आखिरी पैगंबर जिसको इसको बोलते हैं, तो इन्होंने उसको आखिरी पैगंबर मान लिया ज्यूज ने, और इन्होंने उसको आखिरी पैगंबर मानने से मना कर दिया। क्लैश हुआ। तो जो इस्लामिक जो हुकूमत थी उस समय की, उन्होंने फिर इजराइल पे आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद में बहुत बुरी तरह से यहूदियों को मारा, ज्यूज को बहुत बुरी तरह से मारा। और ये इनकी 12 कबीले हुआ करते थे, जिसमें से 10 कबीले तो आज भी नहीं पता वो गए कहां, या तो उनको पूरा नाश करके खत्म कर दिया, या वो कुछ ऐसी जगह चले गए जहां पर उन्होंने अपने आप को बताया ही नहीं कि हम ज्यूज हैं। 2 कबीले जो बचे, उसमें से मैक्सिमम लोग माइग्रेट कर गए यूरोप, उसमें से कुछ लोग भारत में भी आए। और भारत ही एक ऐसी जगह जहां पे ज्यूज आए तो उनके ऊपर में कोई अत्याचार नहीं हुआ, कभी कोई ज्यूज पे अत्याचार नहीं हुआ। फिर जब ये यूरोप में चले गए, और जब ये यूरोप में चले गए और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो जो इस्लामिक जो शासक थे, उन्होंने वहां पे एक चट्टान है जेरूसलम में, बताया कि इसी चट्टान से मोहम्मद साहब जो है वो उड़ के चले गए थे वहां, क्या बोलते हैं, जहां से उनको जो है सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, 7 आसमान दूर। और उस जगह, उस पत्थर के पास में ही, सामने में ही उन्होंने एक मस्जिद बनवा दी, जिसको आज अल-अक्सा मस्जिद बोला जाता है। तब कुल मिलाकर के जेरूसलम के जो 20 किलोमीटर का एरिया है, उसके अंदर के 7 से 10 किलोमीटर के अंदर में 3 जगह हैं। एक ईसाई ये चर्च है, ज्यूज का सिनेगोग है, और एक मस्जिद है। और 3 धर्मों के लिए वो तीनों धर्म बोलते हैं, या तीनों मजहब बोलते हैं कि हमारे जो है वो बहुत पवित्र स्थल है।
तो लड़ाई जेरूसलम की है, तीनों के बीच में अपने अपने पवित्र स्थल की। वहां पे सिर्फ आज की डेट में जो है वो ये लड़ाई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि इस्लाम वर्सेस ज्यूज, बट वो लड़ाई सदा से इस्लाम वर्सेस ज्यूज वर्सेस क्रिश्चियनिटी रही है। तो अब क्या हुआ कि ज्यूज जो है वो तो भाग लिए इधर उधर, आगे बढ़ते रहे। ज्यूज के अंदर में कर्मठता थी, वो अच्छे बिजनेसमैन थे, वो अच्छे साइंटिस्ट थे। तो यूरोप में जब वो बढ़ने लगे तो उन्होंने जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप में, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ चाहे वो ब्रिटिश में हुआ, इन्होंने ज्यूज ने उसको फाइनेंस किया। ये जितनी भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो फाइनेंस्ड बाय ज्यूज है, उसको फाइनेंस किया। फाइनेंस करते रहे, और जिससे कि फ्रांस और यूके और इनकी राइवलरी थी किससे? जर्मनी से। जर्मनी को इन्होंने फाइनेंस नहीं किया ज्यूज ने, ठीक है। ज्यूज गेव सपोर्ट टू ब्रिटिश एंड फ्रेंच, क्योंकि ब्रिटिश और फ्रेंच ने इनको एक तरह से जो अन्य जगहों पे पूरे वर्ल्ड में जो इनके ऊपर में जो अत्याचार हुआ वो इन्होंने नहीं किया। तो समय बदलता गया, समय बीतता गया, आगे बीतते बीतते आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ज्यूज ने किसका मदद किया? फ्रांस और यूके का। दे फाइनेंस द वॉर। एक तरफ थे यूके एंड फ्रांस और उसकी एलाइज, एक तरफ थे जर्मनी एंड ओटोमन एम्पायर, जो कि तुर्की जो देश है, जो कि खलीफा के अंदर में रहा। और उस खलीफा के अंदर में आज जो भी देश हैं, ये जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी, फिलिस्तीन, ये सारे देश आते थे ओटोमन एम्पायर में, ठीक है। और ये थे साथ किसके? जर्मनी के। जर्मनी ओटोमन एम्पायर वर्सेस फ्रेंच ब्रिटिश लड़ाई हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और जिसमें सब जानते हैं विनर फ्रेंच प्लस ब्रिटिश हुए। जो जीतता है वही सिकंदर होता है, उसी की चलती है। तो आप देखेंगे कि उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में खलीफा मतलब खिलाफत, खलीफा का जो है राज, वो ओटोमन एम्पायर से खत्म हुआ। और उसी के बाद में ये देश आए। आप देश देखिए, सऊदी अरेबिया उसी के बाद आया, क्योंकि जैसा ब्रिटिश का वो था जो कार्य प्रणाली, जिसमें वो देशों को कई कई बार में बांट दिया करते थे। तो उन्होंने सऊदी अरेबिया बना दिया, उन्होंने सूडान बना दिया, उन्होंने ईरान बना दिया, उन्होंने इराक बना दिया, उन्होंने ये नहीं, ईरान इराक नहीं, ये क्या बोलते हैं, सीरिया जॉर्डन बना दिया, यूएई बना दिया। ये बहुत ऑटोमन एम्पायर को पार्ट्स में ब्रेक करके छोटे 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 ये कई देश बना दिए। उनको आसानी होती थी, छोटे छोटे में यूनाइट नहीं हो पाते थे, बंटवारा हो जाता था, अलग अलग तरीके हो जाते थे। जी जी बिल्कुल सही। यस यस, जी जी। तो क्या हुआ, अब क्योंकि ज्यूज ने फ्रेंच को और ब्रिटिश को मदद किया था, तो ज्यूज को तो कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए था। बोला क्या रिवॉर्ड चाहिए? तो उन्होंने बोला कि भैया हमारा जो मूल है, हम जहां से, हमको वो जगह चाहिए। तो पता लगा भैया तुम हो कहां से? तो बताया कि जेरूसलम हमारा राजधानी है, हम ज्यूज है, हमारा ये इतिहास है। तो उन्होंने अब ब्रिटिश चक्कर में पड़ गए, भैया अब क्या करें, ये तो हमने अलग अलग देश बांट दिए और उनको देश दे दिया, इनको क्या एकोमोडेट करें? तो उन्होंने कहा एक काम करो, आइडिया देते हैं, काम करो, ये तो तुम जाओ और जमीनें खरीदो। ये जो आज इजराइल है ना, ये इजराइल ने पैसे पे करके देश बनाया। ये आते थे, ये आए, इन्होंने पैसे लेकर एक एक फैमिली, दो दो फैमिली, पांच पांच फैमिली, 10-10 फैमिली यूरोप के अलग अलग देशों से उठ के आना चालू हुए, और इन्होंने 10 टाइम्स मनी अरब्स को पे करके फिलिस्तीन में ये जमीनें खरीदी और बसना चालू हुए। और जब ये बहुत सारे बसना चालू हो गए, तब जाकर के ये अरब को समझ में आया। बैठा था ऊंट पे बैठ के खजूर खाते हुए, एक दिन उसने दूर से देखा, अरे हले हबीबी, ये तो बहुत बढ़ जाती बाबा, यहाँ तो ज्यूज बहुत बढ़ जाती है, अब क्या करते? किस टाइप का कुछ हुआ होगा। तब उन्होंने देखा, तब उन्होंने मना किया कि भाई इनको आना से रोको। खैर, लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि जर्मनी में जब अपना ये हिटलर का उत्थान चालू हो गया। अब हिटलर जो है, उनकी ज्यूज से बहुत ज्यादा दुश्मनी थी। उन्होंने तो ज्यूज मतलब हिटलर का और ज्यूज का क्या कहना, होलोकॉस्ट सबको याद है, गैस चैम्बर में डाल के ज्यूज को मार देना, लाखों ज्यूज उन्होंने मार डाले। तो ज्यूज के लिए मतलब कोई जगह सुरक्षित बचा नहीं। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चालू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर से ज्यूज दे फाइनेंस ब्रिटिश एंड फ्रेंच
ब्रिटिश एंड फ्रेंच लेड बाई अमेरिका फिर जीत गए, जर्मन्स एंड अदर्स फिर हार हो गई। तब ये हुआ कि इजराइल ने बोला कि भैया हमको हमारा देश हमको दे दो, ज्यूज ने बोला हमको वहां जाना है। तो जितनी जमीन इन्होंने खरीदी थी, और क्योंकि ये जो कॉलोनीज ही थे इनके, सऊदी अरेबिया, फिलिस्तीन वगैरह ये सब इनके कॉलोनीज ही थे, तो उनसे मिल करके सब डिस्कशन करके एक एरिया बताया कि ये इजराइल है और ये ज्यूज के रहने की जगह है। और बात और ये जो चीजें हैं ये हुआ यूनाइटेड नेशंस से। फिलिस्तीन जो जगह है उसका 2 पार्ट में डिवीजन हुआ, एक पार्ट में फिलिस्तीनियों को दिया गया, एक पार्ट को इजराइल बोला गया, और यूनाइटेड नेशन में बाकायदा इसकी वोटिंग कराई गई। हमारे चाचा नेहरू ने इसके खिलाफ में वोट किया, उन्होंने बोला नहीं ये फिलिस्तीन रहेगा, डिवीजन के खिलाफ में नहीं है। खैर बहुत देशों ने बोला कि चलो इस लड़ाई को समाप्त करो, इतना इजराइल दे दो, इतना फिलिस्तीन बना दो, और जेरूसलम को एक बना दो यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल सिटी। ना वो इनकी रहेगी, ना इनकी रहेगी, ना उनकी रहेगी, वो एक इंटरनेशनल सिटी है। वहां पे सब धर्म के आओ जाओ, पूजा करो, रहो खाओ जाओ, लेकिन सिटीजन कोई नहीं रहेगा वहां का। तो जेरूसलम वाज ए इंटरनेशनल यूएन सिटी, और इजराइल को एक मिल गया जगह, और ये मिल गया। अब जैसे ही वहां पे देश बटा, और जैसे ही वहां पे इजराइल के लोगों ने अभी मतलब होता है ना कि अभी दरवाजा खोल करके पैर अंदर रखे थे, ये सारे अरब देशों ने मिल करके इजराइल के ऊपर में हमला कर दिया कि थोड़े से अभी इनको पीट पाट के इनको भगाएंगे। और अभी अब वो 2 दिन तो पिटा इजराइल, इन्होंने बड़े खुश हुए, वाह मारती, हम तो बहुत मारती, अभी हम बहुत मारती तुमको, अभी तुमको दौड़ा के मारती करते। लेकिन उसके बाद में 2 दिन बाद इजराइल ने पलट के 8-10 देशों को भयंकर मारा। और जब लड़ाई वड़ाई समाप्त हुई, अब उसमें क्या हुआ, फिर से यूएन और सबका रोल आया कि भाई लड़ाई मत करो भाई, ये वाला जो एरिया है तुम यहाँ पे शांति से रहो, तुम यहाँ शांति से रहो, तुम यहाँ शांति से रहो। तो ये सारी नाटक शांति की चलती रही। इस बीच में क्या हुआ कि वो जो इजिप्ट है ना, इजिप्ट के पास एक कैनाल जाती है, जिस कैनाल में से आप निकल करके, है ना, आप पूरा का पूरा वो पूरा अफ्रीका छोड़ सकते हैं। मतलब अगर आपने वो कैनाल अगर बंद कर दिया तो आपको अगर इंग्लैंड से या यूरोप से आना तो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कवर करते करते हुए एशिया में आना है। मतलब कि अगर बाई सी अगर आपको मान लीजिए कि इजराइल इजिप्ट से अगर आपको यूएई आना है तो आपको कई दिन का चक्कर काटते 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 यूएई आना है। लेकिन अगर बीच में वो कनाल खोल दिया जाए बस उस कनाल से खट से पहुंच जाएंगे आप। तो वो कनाल जो है वो बनाई थी फ्रेंच और ब्रिटिश सरकार ने। तो जो वहां का जो अब्दुल नसेर करके जो राजा आया इजिप्ट का, उसने क्या किया कि ये जो कैनाल है उस कैनाल पे उसने सबको टैक्स लगा दिया कि भाई अब इधर से आओगे तो हम टैक्स लेंगे, पर्ची कटेगी। जैसे होता है ना कि भाई ये टोल, तुम इधर से जाओगे 10 रुपया पर्ची देना पड़ेगा, 5 रुपया का तुम्हारा पर्ची कटेगा। हाँ, और उसने क्या किया कि दुनिया तो आए जाए लेकिन जब ये इजराइल इधर से नहीं आएगा। तो इजराइल ने बोला भाई ठीक है, तुम एक काम करो कि इजराइल बोला तुम एक काम करो भाई 100 रुपया ले लो, हमारी 100 रुपए की पर्ची काट दो। उसने नहीं, हम 100 रुपए में भी तुमको नहीं जाने देंगे। उसने कहा 1000 रुपए की पर्ची काट लो यार। उसने कहा ना हम तो कत्तई तुमको जाने नहीं देंगे, पर्ची वर्ची छोड़ो, तुम हमको 24-25 हजार रुपया दोगे तब भी पर्ची नहीं काटेंगे तुम्हारी और नहीं जाने देंगे। तो उसने कहा अच्छा बेटा अभी तुमको लतियाते हैं। और 2 दिन में पूरा इजिप्ट में वो जहां तक वो जो कैनाल है वहां तक इजराइल ने कब्जा कर लिया कि अब तो हम जमीन से भी जाएंगे और तुम्हारे इस कैनाल से भी जाएंगे। अब ये रोते रोते भागते फिर पहुंचे, बचाओ बचाओ, ये तो इजराइल ने फिर ले लिया। तो अमेरिका ने बोला तुम साले रास्ता क्या नहीं दे रहे थे उसको, दो रास्ता सबको। सब मिल बांट के बैठे ये लोग कि चलो रास्ता दो इनको, तो रास्ता दिया। तो रास्ते के बदले में उन्होंने बोला कि देखो इजराइल एक काम करो, छोड़ो यार पीछे हट जाओ, थोड़ा जोड़ दो इसकी जगह का, बहुत रो रहा है मेरे घर पे आकर के, जगह दे दो इसकी, तुम्हारी जो है ना वही 10 रुपए की पर्ची कटेगी, उसी में से आ जाओ तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए कहा ठीक है छोड़ देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना आगे किया तो बहुत फिर मारेंगे इसको हम पटक के, अगर दोबारा ऐसा किया तो। खैर बात आगे बढ़ी। अब जो है इसके बाद लेकिन क्या है कि ये इनकी नजर में तो खटकते ही रहे कि ये आ कैसे गए। अब देखिए ऐतिहासिक रूप से क्या होता है कि जब हम यहाँ तक आते हैं तो एक किसी का घर है,
जैसे कि मेरे गांव की कहानी है जो मुझे पता लगती है कि मेरे जो 5th फोर फादर थे, मेरे दादाजी के दादाजी, वो जब छोटे से थे ना, वो इकलौते थे, वो जब छोटे से थे तो उनकी मदर उनको लेकर के अपने मायके भाग गई थी, क्योंकि वहां के जो आसपास के पट्टीदारी वटीदारी लोग थे ना, उनका यही था कि ये किसी तरह इसको निपटाओ और ये जो जमीन है उन्हें ले लो उनकी। तो बिंदेश्वरी त्रिपाठी जी थे वो, जब वो जवान हुए ना 18-20 साल के, तो पहलवान थे, उन्होंने मतलब उस जमाने में पहलवानी करी। और जब पहलवान वो वहां से आए तो उन्होंने तो सबसे पहले उसको कूटा जो जो जिसने हम लोगों का जो घर था उसके ऊपर में जिसने जो है वो घुसा था, पहले उसको कूटा। और सारा पहलवानों की अपनी पहलवानों की फौज लेकर के आए थे अपनी जो अखाड़े के, और जितना वो उजाड़ पुजाड़ करके अपना कब्जा कर लिया। ये रातों रात की कार्रवाई हमारे गांव पे मशहूर है कि बिंदेश्वरी बाबा ने रात भर में कब्जा कर लिया। उसके बाद अगले पर फिर सही कर लीजिए वो जी। हाँ, फिर उसके अगले जो अगली जो पुश्त आई, उस पुश्त में रिवाज बन गया कि 3-4 ठो पहलवान जरूर बनेंगे, भले अखाड़े में न लाना, मतलब प्रोफेशनल मत करना, लेकिन बेटा पहलवान बनना नहीं, क्योंकि बहुत कूटना पड़ सकता है इन लोगों को। तो वो ही कहानी है भाई। बिफोर 2500 BC उनकी जमीन, कभी बेबीलोनियन आए, कभी रोमन आए, कभी इस्लामिस्ट आए, उन्होंने मार के खदेड़ रहे हैं, वो बार बार आ रहे हैं, अरे भाई हमारी जमीन है, हमारा घर है, हमारी जमीन। आज तक कोई है, हमारी जमीन हमारा घर, वो इजराइल कर रहा है। और ये उनको मार के भगाने के चक्कर में रहे। 1973 फिर यही हुआ। 1973 में ये सारे देशों ने मिल करके एक बार फिर इजराइल पे आक्रमण कर दिया। फिर वही 2 दिन की कहानी रही। वो बेचारे, और जो अभी जो हमला हुआ है ना, जो 50 साल पहले जिस दिन हमला हुआ था, वो भी यही दिन था। यही दिन था जिस दिन ये लोग कुछ नहीं करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, हंसते हैं, नाचते गाते हैं, सब लोग खुश रहते, उसी दिन उन्होंने हमला चालू कर दिया। वो 2 दिन फिर पिटे, क्योंकि हथियार तो रख दिए थे ना अंदर की, चलो रखो मौज मस्ती करते हैं, देखा जाएगा, रख दिए थे। और 2 दिन बाद जब उन्होंने हथियार पाए, उन्होंने फिर जो है सबको कूटा जम के, जॉर्डन, सीरिया। फिर जब कूटते कूटते ये लोग फिर भाग के गए अमेरिका, बचाओ, मार रहा है, बहुत मार रहा है, माही मार रहा है टाइप में, बहुत मार रहा है। तो उन्होंने रोका होगा। खैर इस बीच में एक कहानी और हुई थी बीच में, इसमें बीच में कहानी एक बहुत हुई थी जबरदस्त। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग जो ओपेक कंट्रीज है ना, इन लोगों ने अमेरिका को तेल देना बंद कर दिया था। इन्होंने एक मीटिंग करी, उन्होंने बोला कि भैया देखो, ये अमेरिका जो है इजराइल की बड़ी मदद करता है, और ये जो है अमेरिका के चक्कर में ही जो है इजराइल जो है इतना कूद रहा है, और हमको जब देखो तब आकर के पटक के 2-4 घूरा मार करके भाग जाता है, हम हाथ उठाते रहते हैं, मार पीट के चला जाता है। तो एक काम करते हैं, ये अमेरिका की सारी इकोनॉमी तो हमारे तेल पे ही है ना, एक काम करो, इसको तेल देना बंद कर दो। तो अमेरिका को उन्होंने तेल देना बंद कर दिया। और इन्होंने मीटिंग करी, एक सारी मीटिंग वही करी थी इजिप्ट में, शायद इजिप्ट में ही बैठ करके करी थी मीटिंग, कि सारे लोग बैठे और चलो नहीं देते हैं, तेल नहीं देना। अब कुछ ही दिन में अमेरिका में जो है वो तेल वेल की क्राइसिस हो गई। तो अमेरिका ने बोला भाई तेल दो। उस जमाने में $2 का 1 बैरल तेल हुआ करता था। तो अमेरिकन आए और बोले कि भाई तेल दो हमको, ये सब बात चली कुछ। तो ये सारे अरबी लोग अपना अंदर बैठ करके फिर बोले कि इसको तो साले को तेल नहीं देना, बहुत हरामी है। तो एक मना कैसे करें, तो बोले कि काम करो, इसको जाके बोलो कि हम तुमको बहुत महंगा तेल देंगे, अगर लेना है तो लो, नहीं तो भागो यहाँ से। फिर वही इजराइल वाली एक, हाँ, तो फिर वो जो अरबी जो है वो एक अपना बिल्कुल ऊंट पे बैठ कर खजूर खाते हुए आया और बोला, ए अमेरिका बहादुर, हम तुमको $24 में 1 बैरल देगा। अमेरिका, हाँ ले आओ, हम $24 में ले लेंगे। अब ये चकरा गया कि अरे यार ये क्या करे, ये क्या हो गया, ये तो अंदर घुसा, अरे यार वो तो मान गया $24 पे। तो कह रहा अच्छा चलो यार, पैसे है ना, आ रहे आने दो, ठीक है $24 में बेचते हैं, देखते कितने दिन लेता है। उनको पता नहीं था कि आज से ये $1 हो जाएगा। अब तुम बेटा कहीं नहीं बेच पाओगे बिना अमेरिका की अनुमति के, जहां अमेरिका चाहेगा जितना पैसा चाहेगा उतने में बेचोगे। उसी के बाद से ही ये चालू हो गया इनका अमेरिका पेट्रोल। बुद्धिहीन लोग है ना ये, बुद्धि तो है नहीं। मतलब आज तक जिस पूरे जो एरिया है 57-58 देश का, एक सुई का तो आविष्कार है नहीं। कार के बनाने वाले वाइपर का इस्तेमाल है का आज तक तो किया नहीं वो। और ये जो तेल जिसके ऊपर ये कूदते हैं, वो जो काला काढ़ा जो निकला जमीन से, उसको भी उसी अंग्रेज
और उसी यहूदी कंपनी, अमेरिकन ऑयल कंपनी यहूदी की कंपनी है, जिसने पहली बार बताया कि अबे अबे ये जो काला निकले इससे माल बनेगा, माल चल निकाल के हमको दे, माल बनाता है, हम भी रखता, तू भी रख। तो तो अब उन्होंने तो जो है आज मतलब सारी जितनी जो ऑयल कंट्रीज हैं उनके ऊपर में पूरा अमेरिका ने कहा ये ले पैसे और तू बन मेरा गुलाम, जो मैं कहूंगा वही तूने करना है। तो हो गया ना। तो कुल मिलाकर के मामला फिर से वही सेट हो गया। पैसे में अमेरिका ने इनको फिर खरीद लिया। इजराइल ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में यहूदियों ने पैलेस्टाइन आधा खरीद डाला था पैसे से। पहले तो देते गए, वाओ 10 टाइम दाम मिलती बाबा, 10 टाइम मिलती, हम अपना जमीन बेच देती। उन्होंने इतने सारे खरीद लिए। तो ये पैसा दे के खरीदे हुआ देश है ना। आधा तो इजराइल के ज्यूज ने, आधा जो है वो पैसे दे के खरीदे हैं। उसके पैसे ले रखे इन अरबियों ने, फलस्तीनी अरबियों ने। ऐसा नहीं है पॉकेट में दिया है, पैसे ले रखे हैं। भाई पैसा दे करके मैंने आपकी जमीन लिखवा ली, तब मेरी हो गई ना। अब तुम्हें 10 साल बाद होश आ रहा है, अरे यार पैसा तो मैंने जमीन बेच दिया था, चलो इसको 2 झापड़ मार के आता हूँ। तो भैया अब आप 1 झापड़ मारने आओगे तो मैं 10 मारूंगा, भाग यहाँ से, पैसे दिए इसके, चल निकल। दादा ने जमीन बेच दी, खेत बेच दिया, घर बेच दिया, तो उसके बाद पोता चला जाएगा कि नहीं भैया हमारा है, पटक के मारेगा जो है जिसने खरीदा है वो। हाँ, लेकिन उसके बाद में भी क्या होता है कि अब जो लेटेस्ट की बात है ना। खैर एनीवे बीच में बहुत सारा जो पिछले 100 साल का लोग इतिहास तो बता ही रहे हैं कि यासिर अराफात आए, पीएलओ बनाई और बहुत समय तक लड़ाई करी उन्होंने, नहीं जीत पाए तो एक इन लोगों का समझौता हुआ। उस समझौते में ये हुआ कि गाजा स्ट्रिप इतना और वेस्ट बैंक जो है और वो जो एक पहाड़िया थी जॉर्डन की जिसको इजराइल ने कब्जा कर लिया था, वो इजराइल छोड़ देगा और हम जो है यहाँ पे राज करेंगे। दोनों तरफ से फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, है ना। भाई शर्त तो ये थी ना कि आप हमारे ऊपर कोई हमला नहीं करोगे, आप हमारे ऊपर हमला ना करो, हमको कुछ ना कहो, हमको तुम एक गाली भी नहीं दोगे, हम आपको आपकी जमीन लौटा देंगे, हम आपको आपका 2-4 जो टीले हमने ले रखे वो लौटा देंगे। लेकिन इस बीच में आपने 2-3 हमले करा दिए, कर दिए। तो उन्होंने कहा हम नहीं देते तुमको जमीन, चलो भागो यहाँ से, तुम कौन हो गया। बात हुई थी कि तुम हमारे ऊपर उंगली भी नहीं उठाओगे, मतलब आंख भी उठा के नहीं देखोगे, जब आंख उठा के मत देखो हम तुमको तुम्हारी जमीन दे देंगे, हम जोड़ देंगे, जाओ यार लेके जाओ, तुम भी रहो हम भी रहे। तो माने नहीं, इजराइल का चल भाग यहाँ से, कुछ नहीं देते, कोई गाजा पट्टी एग्जिस्ट नहीं करता, कट पट ऐसा करके उन्होंने यासीर अराफात को भगा दिया। तब ये हमास पैदा हुआ, क्योंकि यासीर अराफात ने तो बहुत सारे पैसे कमाए थे ना। जब यासीर अराफात जो तथाकथित जिनको हमारे देश वालों ने वो दिया था, नो पीस प्राइज दिया था, इंदिरा जी ने भी दिया था और राहुल गांधी ने भी दिया था, सॉरी वो क्या नाम है, वो राहुल गांधी पापा का क्या नाम है, राजीव गांधी गांधी ने भी दिया था। अरे इसी बहाने में जरा यासिर अराफात का भारत क्या रिश्ता क्या, वो जरा इसका जिक्र क्यों न कर दिया जाए। यासिर अराफात जो खुद एक आतंकवादी है ना, वो श्रीमती इंदिरा गांधी का भाई था, है ना। राजीव गांधी भांजे थे, तो राहुल गांधी से दर्शनों का संबंध रिश्तेदारी जोड़ लीजिए। तो आज जो राहुल गांधी उछल के जो है वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, तो अरे भाई ये पुराना रिश्ता है ना। उनके पिताजी जो है वो भांजे थे यासिर अराफात के, यानी फिलिस्तीनी आतंकवादी के। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है दर्शकों, इसका उत्तर तो आपको पता है। तो पुरानी रिश्तेदारी निभाई जाती है कांग्रेस द्वारा जी। हाँ, अब क्या होता है ना कि देखिए बीच में क्या होता है, जो ये जो चलता है ना, रोती हुई ऐसे छाती पीटती और महिलाएं, 1-2 ऐसा वो लाश और 2 बच्चे और भाग रहे हैं, धुआं उठ, ये सारी वीडियो, ये सारी फिल्में बेची जाती है ना। इसके चंदा लगता है, इसका चंदा मिलता है। वो पाकिस्तान में था ना, ऐसे डब्बे दुकान पे रहते थे, और कश्मीर के जिहाद के लिए हमारे जज्बे वाले कौम पैसा दे, तो 10 रुपया 5 रुपया पाकिस्तानी देता था चंदा कि वो हम कश्मीर के आतंकवादियों को देंगे। उसी तरह से पूरे वर्ल्ड में ये डब्बा लगा के बैठते थे, वो सारे पैसे जाते थे यासिर अराफात को। यासिर अराफात की जर्मनी में उसके पास 100 किलो सोना, उसकी बीवी के पास कई अरब कई करोड़ डॉलर, मतलब इन्होंने इतने पैसे कमाए इस चंदा लाशें बेच करके। जैसे हमारे यहाँ पे वो कोविड के टाइम पे हमारे पत्रकार जो है ना, वो पैदल चलते हुए लोगों का और लाशों को बेच करके $200 $300 में बेचे थे ना वर्ल्ड में, वैसे ही ये लोग भी करते, इनका एक धंधा है ये, बरखा दत्त सिंह जी। हाँ, ये धंधा है। उसी तरह से ये पूरा गैंग है ना। अब आप देखिए क्या होगा, वो आएगा मेरे दरवाजे पे आया,
अब देखिए क्या होता है कि कैमरा एक्शन रेडी, अब मेरे दरवाजे पर अशोक कुमार पाड़े आए, वो काले वाले कश्मीर नामा जो लिखे मेरे दरवाजे पे आए अच्छा, वो और लगे मुझे गरियाने। लाल कीड़े। हाँ हाँ, वो लगे मुझे गरियाने। तो गरियाने वाला किसी ने वीडियो नहीं बनाया। अब गरियाते गरियाते जब मेरे मन में आया, मैंने कहा बेटा पहलवान का लौंडा और हमने पहना, ये मारेंगे साले तुमको पटक के। अब हमने लगे पटक के उनको लतियाने, उसके वीडियो बनाने लग गए और लात खाते लगे, कहाँ जो करते हैं ना वैसे ही करने लग गए। अब जो भी देखे कहेगा यार रंजय त्रिपाठी तो बड़ा दूर से, इसने पाड़े को मारा, ये तो पाड़े को मार रहा है, अशोक पाड़े को मार रहा है, ये तो बहुत बदमाश है, चलो पाड़े के इलाज के लिए 10 रुपया दो, चलो तुम 20 रुपया दो, तुम 100 रुपया दो। पाड़े जो है फूल के कुप्पा बन गए, सुअर ऐसा मोटा, क्रिक का सुअर, नाले में नापदान में जो नाली में लौटता है ना, वैसे ही मोट का सुअर बन के फिर मस्ती से घूम रहे हैं। फिर किसी रंजय त्रिपाठी को खोज रहे हैं, किसी के दरवाजे पे जाके अभी फिर 4 गाली देंगे, फिर लात खाएंगे, फिर 2 4 10 20 50 रुपए मिलेगा। ये सारा इनका कार्यशैली है। ये जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ना कम्युनिस्टों से लेकर के, और ये आप देखो तो फिलिस्तीन तक, ये पूरा एक मोडस ऑपरेंडी है। तो इसी तरह से मोड ऑपरेट करते रहते हैं ये लोग। खैर एनीवे, लेट अस कम बैक टू जो आज जो मामला चल रहा है। तो अभी 2 साल पहले ये एक बहुत शानदार घटना हुई थी जो लोगों को मालूम नहीं है वर्ल्ड में। 2 साल पहले ही हमास और इजराइल में, खैर थोड़ा सा बैकग्राउंड में पीछे आ जाते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, मेरे ख्याल से मेरी नॉलेज में तो एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति जाएगा जिसके टाइम पे अमेरिका ने कोई युद्ध नहीं किया और शांति वार्ता नहीं किए। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को अगल बगल बिठा दिया, वहां मिलने पहुंच गए। सऊदी अरब इजराइल को अगल बगल बिठा करके डिस्कशन करा दिया, यूएई द्वारा इजराइल को रिकॉग्नाइज करा दिया। मतलब वो खैर एनीवे, तो उसके बाद में क्या हुआ, उसी में जो एक बना एक कॉन्ट्रैक्ट कि जो गाजा पट्टी है उसको हम खूब डेवलप करेंगे, इजराइल ने बोला। मतलब दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमने सोची नहीं होगी वो तुम्हें मिलेगी। द अमेरिकन्स विल बी एनवी ऑन यू, जो तुम्हारे पास रहेगा मैं उतना तुम्हें दे दूंगा। तो इजराइल ने गाजा पट्टी में यूनिवर्सिटीज बनाई, मतलब टॉप क्लास के हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल बनवाए, फ्री में बिल्डिंगें बना बना के इनको रहने के लिए दी, रहो। उनका ये थ्योरी था कि एक तो चलो समझौता हो गया, कोई लड़ेगा नहीं, नो फाइटिंग, वी विल लिव इन पीस फॉर एवर। अगर पीस फॉर एवर तो यू टेक माई मनी, एंजॉय योर लाइफ। उनके लोगों को अब नौकरियां दी 10-10 गुना तनख्वाह पे, मतलब अगर किसी की 1000 रुपया तनख्वाह तो उसको 10,000 दिया, एंजॉय योर लाइफ। खैर अब इजराइल, अब दर्शक बोलेंगे कि यार ये हमेशा पिटते लुटते कटते पिटते मार खाते जीव इतने पैसे वाले कैसे हैं, इन्होंने ये वर्ल्ड वॉर कैसे फाइनेंस कर देते हैं। तो भाई साहब बीच में हट करके थोड़ा सा ये बता दूं कि आप बास्किन एंड रॉबिन्स की जो आइसक्रीम खाते हैं ना, इट इज एन इजराइलियन कंपनी, वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंस कंपनी गोल्डमैन सैक्स इजराइल की कंपनी है, विश्व की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी, जिसके बिना इस वर्ल्ड में दवा आप सोच नहीं सकते। भारत एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना कि फार्मा हब है, लेकिन भैया उस भारत को दवा बनाने के लिए तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वाली कंपनी, दैट इज कॉल्ड टीवा फार्मा, इजराइल की कंपनी है, जिसका R&D और कई सेंटर भारत में भी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वर्ल्ड बिगेस्ट। सॉफ्टवेयर में देखें तो ओरेकल यूज की कंपनी है। अमेरिकन ऑयल कंपनी, वर्ल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट, जिसने ऑयल एक्सप्लोरेशन करती है, ये जो है ना ये अरबी, इनके यहाँ भी वही ऑयल एक्सप्लोरेशन खोज खाज के देती है, ले भैया ऑयल, ये रात का काड़ा बना बाल, ले अरबी बना बाल, तो यही करते हैं। मतलब हेवलेट पैकर्ड जो हमारी जो HP है ना, उसमें वो पैकर्ड साहब है, वो जीव है। यू नेम, मतलब जो आप बिलीव नहीं करेंगे कंपनीज के, चाहे वो बिग फाइनेंस कंपनी हो, बिग टेक्नोलॉजी कंपनी हो, आपका फेसबुक, गूगल ओन्ड बाय द ज्यूज, गूगल ज्यूज की कंपनी है। कहने जा रहा था कि दुनिया भर में जो विक्टिम कार्ड फोटो छाप के और बातें लिख के और वीडियो डाल के करते हो जिन प्लेटफॉर्मों पे, वो भी उन्हीं का है।
अरे इन गधों को मालूम नहीं है, तुम साले $260 में फोटो बेचते हो, उसी की प्लेटफॉर्म पे डाल के वो $520 कमा लेता है। तो $520 कमा लेता है, तुम रोते, तुमको फिर पटक के मारता, पक यहाँ से, जा और फोटो लेके आ। इस टाइप की चीजें हैं, समझ रहे? तो दे आर फ्रॉम दैट टाइम, फ्रॉम द टाइम ऑफ ओर से आयरन निकालने से लेकर के जिंक स्मेल्टिंग से लेकर के जो भारत और वहां पे वगैरह वहां से लेके आज तक बिगेस्ट इंडस्ट्री, टॉप क्लास R&D, वर्ल्ड की कितनी यूनिवर्सिटीज टॉप क्लास की इजराइल वाली होती हैं, वो जाके देख लीजिएगा। टेलीकम्युनिकेशन में कितनी उनकी टॉप की क्लास की कंपनियां हैं। मैं बताऊं, जो टेक्नोलॉजी इस विश्व में चलती है ना, उसमें से 70% इजराइल बुद्धि से चलती है। बिल्कुल ठीक बात और है। जिसके पास वो बुद्धि होती है ना, उसके पास पैसे होते हैं, और जिसके पास पैसे होते हैं ना, उसको कितने लाख टन बम 2 घंटे में चाहिए, उसको मिल जाता है। हाँ, तो अब इसी से अगर मैं आपसे एक बात पूछ लूं कि इस बार वाली जो पिटाई हो रही है, तुड़ाई हो रही है, वो कितने दिन चलेगी? मतलब इजराइल कितने दिन में अपना काम जो है वो खत्म कर लेगा? देखिए, हम बताएं आपको, तो क्या होता है कि अभी कुछ दिन में देखिए, हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन ये वो वगैरह वगैरह चालू हो जाएगा। अमेरिका भी कहेगा छोड़, माफ कर, अब इसको मत कर। लेकिन कुत्ते की पूंछ है, वो टेढ़ी तो रहेगी, होती है, सीधी होगी नहीं। अभी पिटने पिटाने के कुछ 2 4 5 साल, 2 4 4 साल चुप रहेंगे। फिर हम्म। एक्चुअली क्या होता है कि इस सब के पीछे भी मामला है ना। आज जो हमला हुआ है, ये ऐसे थोड़ी कि ये उठ करके चले आए हैं। हम्म। अब देखिए, मजा इसमें किसने लिया है सबसे ज्यादा? ईरान और तुर्की ने। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जितने ये जो रॉकेट गए हैं, इस सारे रॉकेट का मसाला, अंदर का सारी चीजें टर्की ने प्रोवाइड करी हमास को। ठीक बात, ठीक और बात। अभी इस हमले के 2 4 दिन पहले 16 टन या कितना ये बम बारूद का मसला इजराइल ने खुद पकड़ा था। हम्म। चीन। तो ये सारा दिया टर्की ने, और चीन। इनको ट्रेनिंग दी ईरानियों ने। अच्छा, चीन की कोई भूमिका? अरे चीन अभी इसमें 2 साल में, हमको नहीं लगता इसमें कोई भूमिका चीन की रही होगी। अच्छा। आई हैव डाउट। रीजन हाँ। क्या है कि अगर इजराइल और सऊदी अरब साथ आते हैं, इनके अंदर में एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनता है, बहुत बड़े रीजन में पीस आ जाएगा। वो जो विक्टिम दिखा करके लड़ाई दिखाने का जो जो पैसा कमाई, वो बंद होती है। वो बंद प्लस हो जाए। सऊदी अरब के डिप्लोमेटिक टाइज हो जाने की वजह से, यूएई के उधर डिप्लोमेटिक हो जाने की वजह से, सुन्नियों का एक छत्र खलीफा बनने का जो एर्दोगन का जो सपना है, वो वो पूरा तो करना है उसने। बिल्कुल ठीक बात। वो अच्छा। उसने हाँ। इसके लिए, अच्छा। इसलिए अब क्या हो, देखिए इसके अंदर में गेम यही थी कि जैसे ही हम ये करेंगे तो सॉरी, थोड़ा गला खराब है, लेकिन ये पक्का था, इनको मालूम था कि भाई हम 2 4 10 100 2000 5000 रॉकेट डाल करके क्या कर लेंगे इसराइल का। मान लो 5000 भी तो मार देते, उसके बाद तो भैया उनकी वन ऑफ द टॉप क्लास एयरफोर्स है, वर्ल्ड टॉप क्लास एयरफोर्स है, टॉप क्लास पैदल सेना है, टैंक उनके पास दुनिया भर के, वो मारेंगे, मालूम था मारेंगे। इनको मेनली पहले हमले से मतलब नहीं है, इनको हमला होने के बाद इजराइल के द्वारा पीटे जाने की वीडियो से है, ठीक बात। जिससे ये रेस्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड को, मुस्लिम वर्ल्ड को भड़का सकें, जिसकी वजह से ये जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, इजराइल का रिकॉग्निशन है, इजराइल के उस एरिया में जो शांति है, वो रोकना मेन मकसद है, और जिसके लिए टर्की और ईरान प्रतिबद्ध है। बिल्कुल। अगर टर्की और ईरान प्रतिबद्ध है और फिलिस्तीनी जो है वो पजामा से बिल्कुल पजामा खोल के बाहर निकलने को आतुर हैं, तो हमें लग रहा है कि इजराइल भी इस बार जो है ना, वो भी ढंग से तैयार है। खैर, इजराइल तो हमेशा तैयार रहता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो दर्शकों तक, हालांकि इस पे हम अलग वीडियो करेंगे, आज का वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। दर्शकों, जिस 34-35 किलोमीटर के गाजा पट्टी के एरिया की बात की जा रही है, आप में से बहुतों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता हो उन्हें बता दूं कि बाकायदे हमास ने और मुसलमानों ने उसी गाजा पट्टी के नीचे 30-34 किलोमीटर के वर्गमील के एरिया में 100 किलोमीटर के लगभग की सुरंगें बना रखी, और वो सुरंगें कहीं हॉस्पिटल के नीचे से गुजरती हैं और खुलती हैं ऊपर।
तो ये जो बमबारी कर रहा है इजराइल, वो जानबूझ के ऐसे पॉइंट्स पे भी की जा रही हैं कि जहां से वो सुरंगों का आउटलेट जो है ना वो बंद हो जाए। तो ये भी देखने वाली बात होगी। इसीलिए संभवतः ये जो इस बार का जो पिटाई है, उस पर रंजय भाई ये कहा जा रहा है कि ये थोड़े दिन ज्यादा जो है चल ये सकती है, थोड़ा लंबा चलेगी, थोड़ा सा लंबा लंबा चलेगी। लंबा चलेगी। तो होता है ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो लंबा आए, हाँ, और खूब ढंग से आए, तो ये भी हो सकता है। ये भी एक बात है। रंजय भाई, आपने ईसा से 2500 साल पहले से लेके और आज समय जब हम बात कर रहे हैं तब तक का इतिहास और भूगोल जिस तरीके से नापा है इजराइल और बाकी तुर्क के संबंधों का और उनकी रिश्तेदारियों का, वो सोचिए आप, हैं, एक ही अब्राहमिक किताब से निकले हुए। अच्छा, क्या संजोग आप देखिए कि अब्राहमिक किताबों से निकले हुए ये जो तीनों दो तीन मजहब हैं, वो सामने दिखाई देते हैं, और उनको कवर फायर देता हुआ एक और सेक्ट है, संप्रदाय है, जिसको वामपंथियों का कहा जाता है, वो भी ससुरा किताब से ही निकला हुआ है, लाल किताब से। तो इसीलिए मैं तो कई बार दर्शकों, लाल सलाम जो कम्युनिस्टों का नारा है, मैं उसमें लाल सलाम नहीं बोलता हूँ। और आप सब भी ये कहना शुरू करिए, वो लाल सलाम नहीं है, दरअसल वो लाल अस्सलाम है। इसीलिए वो जो नारा लगता है ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो ये रिश्ता निकल के आता है जब आपको कम्युनिस्ट हर हाल में आतंकियों के, आतंकवादियों के और इन मजहबियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो ये एक क्रूर सच है। तो ये एक सिमिलरिटी है रंजय भाई। एक दिन हम लोग बैठ करके हम लोग जो है ना 2-3 वीडियो सीरीज में करके ये भारतीय कम्युनिस्टों का 1920 से जो है ना इतिहास लेके आज तक का पूरा इनके कर्म जरा कांड खोलते हैं आनंद आएगा, दर्शकों के आनंद लिए। आएगा दर्शकों। ये हमारा वादा है कि रंजय त्रिपाठी और हम एक साथ बैठेंगे और फिर कम्युनिस्ट पुराण हम 3 खंडों में जरूरत हुआ तो चौथा खंड भी, पांचवा खंड भी, जरा इनकी हम एक कहते हैं ना कि सास भी कभी बहू थी, उस हिसाब से जो है वो आधे आधे घंटे के एपिसोड करेंगे और आप तक जरूर लेके आएंगे। तो आज इतिहास बांटने के लिए जो भूगोल तो सामने दिख रहा है, वीडियोज आ रहे हैं, तमाम फोटो आ रहे हैं, आज के इस वर्तमान तक पहुंचने वाले ऐतिहासिक जमीन की एक लंबी चर्चा हमने की दर्शकों। वीडियो आपके लिए थोड़ा लंबा जरूर हुआ होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि 1-2 ब्रेक लेके लेकिन सुन लीजिए, पूरा इतिहास संकलन जरूर हो जाएगा। और जिस मनोरंजक शैली में रंजय त्रिपाठी जी ने उसको बताया है, तो अच्छा लगेगा सुनना, ऐसी उम्मीद है। रंजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आइए दर्शकों से भी विदा लेते हैं। दर्शकों, प्रारब्ध के इस मंच से आप सब